हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो? ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मैं जो आपका परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है और क्या क्या उसकी करैक्टरिस्टिक्स थी, और एक परफेक्ट कंपटीशन के अंदर किस प्रकार से इंडस्ट्री का और फर्म का इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन होता है। आज का जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है मोनोपोली यानी कि एकाधिकार। एकाधिकार के अंदर किस प्रकार से फर्म का और उद्योग का क्या है संतुलन होता है, या एकाधिकार क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई आपका एकाधिकार किसे कहते हैं। अंग्रेजी भाषा का मोनोपोली यानी कि जो आपका मोनोपोली जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, वो ग्रीक भाषा के मोनोपोलियन शब्द से लिया गया है। ग्रीक भाषा के मोनोपोलियन शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ है बिक्री का एकमात्र अधिकार, यानी कि किसी भी वस्तु की बिक्री करने का जो एकमात्र अधिकार किसी भी उत्पादक के पास होता है। एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें केवल एक फर्म किसी वस्तु की एकमात्र उत्पादक होती है। यानी ये जो एकाधिकार है वो बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें कोई भी एक फर्म किसी वस्तु की एकमात्र उत्पादक होती है, यानी कि उस वस्तु का उत्पादन केवल उसी फर्म के द्वारा किया जाता है। उस वस्तु का कोई निकटतम स्थानापन्न नहीं होता, यानी कि उस वस्तु को उस वस्तु का उत्पादन करने वाला कोई भी दूसरी और फर्म नहीं होती। एकाधिकार में फर्में ही उद्योग होती हैं और कीमत का निर्धारण भी फर्म के द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार से हमने देखा था भाई परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता था, जो फर्में होती हैं वो प्राइस को तय नहीं करती। जो कीमत है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, वो उद्योग के द्वारा निर्धारित की जाती है। लेकिन एकाधिकार के अंदर क्या होता है, जो फर्में होती हैं वो खुद ही अपनी जो कीमत है वस्तुओं की वो खुद ही निर्धारित करती हैं। उद्योग में अन्य फर्में प्रवेश नहीं कर सकती। एकाधिकार फर्म में कीमत समान नहीं रहती, यानी कि जो एकाधिकार हम देखते हैं जो एकाधिकार के अंदर जो वस्तुओं की कीमत है वो समान नहीं रहती, इसलिए औसत आय व सीमांत आय वक्र नीचे की ओर झुके होते हैं। जिस प्रकार से हमने देखा था परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो औसत आय वक्र था और जो सीमांत आय वक्र थे वे दोनों क्या थे, बराबर थे, क्योंकि वहाँ पर जो कीमत है वो समान रहती थी। लेकिन एकाधिकार के अंदर जो वस्तुओं की कीमत है वो समान नहीं रहती, इसलिए जो औसत आय वक्र है और जो सीमांत आय वक्र है वो क्या है, नीचे की ओर झुके होते हैं। अतः सीमांत आय वक्र सदैव औसत आय वक्र से नीचे होता है, क्योंकि एकाधिकार में औसत आय हमेशा सीमांत आय से अधिक होती है, यानी कि जो आपकी औसत आय होती है वो सीमांत आय से अधिक होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो एकाधिकार है बाजार की वह स्थिति है जिसमें एक फर्म किसी वस्तु की एकमात्र उत्पादक होती है तथा उस वस्तु का कोई निकटतम स्थानापन्न नहीं होता। हम मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके शहर में किचन में काम करने वाली जो गैस बेचने वाली केवल एक ही फर्म है, इंडेन। अपने घर या फैक्ट्री के लिए बिजली आप केवल बिजली बोर्ड से प्राप्त कर सकते हैं। आप केवल बाजार भारत सरकार के रेलों में यात्रा कर सकते हैं। ये सभी क्या है, एकाधिकार के उदाहरण हैं। एकाधिकार की स्थिति में दूसरी फर्म उद्योग में प्रवेश नहीं कर सकती। एकाधिकार में फर्म तथा उद्योग में कोई अंतर नहीं होता। फर्म ही उद्योग होती है क्योंकि बाजार में वस्तु की यही एकमात्र उत्पादक है। एकाधिकारी कीमत निर्धारक होता है, वह कीमत का निर्धारण करता है। उसके द्वारा निर्धारित कीमत पर यह निर्भर होता है कि वह कितनी मात्रा बेच सकेगा। एकाधिकारी की मांग वगैरह का ढलान ऊपर से नीचे की ओर होता है। ये फिर इसके अंदर आता है एक और प्योर जो मोनोपोली क्या होती है, शुद्ध एकाधिकार किसे कहते हैं। यह बाजार का वह प्रकार है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है, जिसका वस्तु की कीमत पर क्या होता है, पूर्ण नियंत्रण होता है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कोटशानी के अनुसार एकाधिकार वह बाजार है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है। वह जिस वस्तु का उत्पादन करता है उसके निकटतम स्थानापन्न नहीं होते तथा अन्य फर्मों के प्रवेश पर क्या होता है, प्रतिबंध होता है। फिर आगे हम इसके पढ़ते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली, या इसकी जो एकाधिकार है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। जो सबसे पहली है वो है एक विक्रेता तथा अधिक क्रेता। एकाधिकार में वस्तु का एक ही उत्पादक होना चाहिए, चाहे वह अकेला हो या साझेदार का समूह हो या संयुक्त पूंजी कंपनी हो या राज्य हो।
अतः एकाधिकार में एक ही फर्म होती है, अर्थात फर्म तथा उद्योग में अंतर खत्म हो जाता है। परंतु वस्तु के क्रेता काफ़ी संख्या में होने चाहिए, जिसके फलस्वरूप वस्तु की कीमत को क्रेता प्रभावित न कर सके परंतु विक्रेता प्रभावित करता है। यानी कि इस एकाधिकार के अंदर हम देखते हैं भाई किसी भी वस्तु के उत्पादन करने वाला केवल एक ही उत्पादक होता है या एक ही विक्रेता होता है, और उसको खरीदने वाले बहुत से क्रेता हो सकते हैं। और वस्तु की कीमत को क्या है, केवल विक्रेता क्या कर सकता, प्रभावित कर सकता है, क्रेता वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकते। एकाधिकारी फर्म उद्योग भी है। जो एकाधिकारी जो फर्म होती है वो क्या है, उद्योग भी है। एकाधिकार की स्थिति में केवल एक ही फर्म होती है। फर्म तथा उद्योग का अंतर यहाँ पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। एकाधिकारी फर्म तथा उद्योग के अध्ययन में कोई अंतर नहीं होता, यानी कि वस्तु का केवल एक जो फर्म होती है वो एकाधिकारी किसी वस्तु की एकमात्र उत्पादक होती है, इसलिए जो एकाधिकारी फर्म होती है वही क्या होती है, उद्योग भी होती है। निकट स्थानापन्न का अभाव होता है। एकाधिकारी जिस वस्तु का उत्पादन कर रहा है उस वस्तु के निकट स्थानापन्न नहीं होने चाहिए, अन्यथा एकाधिकारी अपनी वस्तु की कीमत इच्छा अनुसार निर्धारित नहीं कर सकेगा। यानी कि जो इसकी मान्यता है या विशेषता है, भाई एकाधिकारी जिस भी वस्तु का उत्पादन कर रहा है उसके कोई भी निकट स्थानापन्न नहीं होते या नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो अपनी वस्तु की कीमत अपनी इच्छा अनुसार निर्धारित नहीं कर सकता। एकाधिकारी अपनी वस्तु जो आपके प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार एक विशुद्ध यानी कि जो शुद्ध एकाधिकारी फर्म वह है जो ऐसी वस्तु का उत्पादन कर रही है जिनका दूसरी फर्मों के उत्पादन में कोई भी प्रभावशाली स्थानापन्न नहीं है। फिर आपके आते कीमत निर्धारक। एकाधिकारी फर्म क्या होती है, कीमत निर्धारक होती है, अर्थात अपने उत्पादन की कीमत का निर्धारण स्वयं करता है। जो भी उत्पादक होता है वो अपने उत्पादन की कीमत का निर्धारण क्या करता है, स्वयं करता है। कीमत निर्धारक वह उत्पादक है जिसका अपने उत्पादन की पूर्ति पर क्या होता है, नियंत्रण होता है। जो भी कोई कीमत निर्धारक जो उत्पादक होता है उसकी अपने उत्पादन की पूर्ति पर क्या होता है, नियंत्रण होता है। एकाधिकार की स्थिति में क्रेताओं की संख्या काफ़ी अधिक होती है, परंतु एक क्रेता की मांग कुल मांग का बहुत छोटा सा भाग होती है, इसलिए क्रेता कीमत को प्रभावित नहीं कर पाते। उन्हें एकाधिकारी द्वारा निर्धारित कीमत का भुगतान करना पड़ता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत पूर्ण रूप से एकाधिकारी के नियंत्रण में होती है, और वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, वो आपकी एकाधिकारी के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। और इसके भी अगर हम देखते हैं, बस मान लेते हैं कि एकाधिकारी वस्तु की पूर्ति को बढ़ा देता है तो उसकी कीमत क्या हो सकती है, कम हो सकती है, और इसके विपरीत यदि पूर्ति को कम कर देता है तो उसकी कीमत में वृद्धि हो सकती है। फिर इसके अंदर एक और है नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध। एकाधिकारी क्षेत्र में नई फर्मों के बाजार में प्रवेश करने पर प्रतिबंध होता है। इन प्रतिबंधों के कई रूप होते हैं, जैसे पेटेंट का अधिकार है, सरकारी नियम है, पैमाने की बचतें हैं। एक एकाधिकारी फर्म का कोई प्रतियोगी नहीं होता। फिर इसके अंदर नेक्स्ट आता आपका कीमत विभेद। कीमत निर्धारक होती है, उसके बाद आता है कीमत विभेद। कोई भी जो एकाधिकारी होता है वो भिन्न जो आपके क्रेता होते हैं उनसे एक ही वस्तु की भिन्न भिन्न कीमत क्या कर सकता है, वो ले सकता है। तो इसी प्रकार से अगर कीमत विभेद से हमारा अभिप्राय है भाई एक ही वस्तु की एक ही उपभोक्ता या भिन्न भिन्न जो आपके उपभोक्ता होते हैं उनसे क्या लेना, अलग अलग कीमत लेना। पूर्ति वक्र का अभाव। जो आपके एकाधिकारी जो फर्म होती है उसमें क्या होता है, पूर्ति वक्र का अभाव पाया जाता है, उसके अंदर पूर्ति वक्र नहीं होता। एकाधिकारी की स्थिति में कोई पूर्ति वक्र नहीं होता। एकाधिकारी जो मांग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सीमांत आय बोलते हैं, और जो लागत होती है उसको हम बोलते हैं सीमांत लागत। दोनों को एक साथ ध्यान में रखकर ही तय करता है कि कितना उत्पादन करना था, उसकी क्या कीमत निर्धारित करनी है। यानी कि जो भी एकाधिकारी होता है वो मांग को और लागत को दोनों को एक साथ ध्यान में रखकर यह तय करता है कि कितना उत्पादन करना है और उसकी क्या कीमत निर्धारित करनी है। एकाधिकार में सीमांत लागत वक्र पूर्ति वक्र नहीं होता। जिस प्रकार से हमने देखा था वह परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो सीमांत लागत वक्र वो क्या होता है, पूर्ति वक्र होता था, लेकिन यहाँ पर जो आपका सीमांत लागत वक्र वो पूर्ति वक्र नहीं होता, क्योंकि एकाधिकारी विभिन्न कीमतों पर वस्तुओं की विभिन्न मात्रा बेच सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, प्राइस जो आपका डिस्क्रिमिनेशन होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो एकाधिकारी कीमत निर्धारक होता है उसका वस्तु की कीमत पर पूरा नियंत्रण होता है।
इसका कारण यह है कि एकाधिकारी वस्तु का एकमात्र विक्रेता होता है, जबकि इसके अनेक क्रेता होते हैं। एकाधिकारी के उत्पादन का कोई निकटतम स्थानापन्न नहीं होता। बाजार में नई फर्में प्रवेश पर कानूनी और प्राकृतिक तथा तकनीकी प्रतिबंध होते हैं। फिर आगे हम इसके अंदर देख सकते हैं भाई आपकी जो क्या कारण हो सकते हैं भाई, जिस प्रकार से किसी भी बाजार के अंदर जो आपकी एकाधिकारी जो पावर है वो स्थापित हो जाती है, या जो शक्ति है वो क्या है, वो किसी बाजार के अंदर एकाधिकारी जो शक्ति होती है वो स्थापित हो जाती है। उसके क्या कारण हैं? जो सबसे पहले जो फर्स्ट इसका कारण है भाई, कच्चे माल पर नियंत्रण या प्राकृतिक साधनों का स्वामित्व। कई बार कुछ ऐसा होता है भाई, एक फर्म का किसी वस्तु के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की संपूर्ण पूर्ति पर नियंत्रण हो सकता है। वह किसी प्राकृतिक साधन की एक मात्र स्वामी हो सकती है। प्रमुख कच्चे माल या प्राकृतिक साधन पर नियंत्रण करके वह उद्योग पर एकाधिकार प्राप्त कर लेती है तथा नए प्रतियोगियों को उद्योग से बाहर रख सकती है। यानी कई बार क्या होता है, मैं जो भी आपकी फर्म होती है उसका कच्चे माल पर और जो भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं उन पर स्वामित्व होता है। उसी स्वामित्व के आधार पर वो क्या कर सकती है, उद्योग के अंदर अपना एकाधिकार स्थापित कर लेती है। फिर सेकंड इसके अंदर है पेटेंट से हमारा अभिप्राय है कि किसी भी उत्पादक तकनीक के प्रयोग या किसी वस्तु के उत्पादन का सरकार द्वारा कानूनी रूप से दिया गया एकमात्र अधिकार होता है। यानी कि उत्पादक क्या होते हैं, कोई भी अगर वस्तु का उत्पादन करते हैं या किसी भी तकनीक के द्वारा वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो जो उत्पादक होते हैं वो सरकार से क्या लेते हैं, उस वस्तु के उत्पादन में केवल एकमात्र अधिकार, कानूनी रूप से एकमात्र अधिकार सरकार से प्राप्त कर लेते हैं। पेटेंट्स के स्वामी को विशेष वस्तु के उत्पादन का एकमात्र अधिकार प्राप्त हो जाता है। यह अधिकार सामान्यतः किसी तकनीक या उत्पादन के आविष्कारक को प्रदान किया जाता है। यानी कि जो ये पेटेंट का जो अधिकार होता है, ये किसी तकनीक या कोई भी नए जो आविष्कार किया जाता है उसके उत्पादक को प्रदान किया जाता है। तो जो इस पेटेंट से भी क्या हो सकता है, एकाधिकार की जो स्थिति है वो पैदा हो सकती है। फिर तकनीकी बाधाएं, कुछ प्रकार से जैसे हम देखते हैं जो आपका उत्पादन का पैमाना होता है वो एक प्रकार की मुख्य तकनीकी बाधा है। तो इस प्रकार की कई प्रकार की जो तकनीकी बाधाएं हैं वो आने से जो जो फर्में होती हैं, कई फर्में ऐसी होती हैं जो उत्पादन नहीं कर सकती, यानी कि जो बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं कर सकती। तो इसलिए क्या होते हैं, जो एक फर्म क्या है अपने मार्केट के अंदर एकाधिकार स्थापित कर लेती है। फिर आप क्या आती है इसमें फोर्थ इसके अंदर है सरकारी नीति। सरकार द्वारा किसी विशेष फर्म को एक विशेष क्षेत्र में किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन का एकमात्र अधिकार दे दिया जाता है। सरकार के द्वारा भी किसी विशेष क्षेत्र के अंदर किसी विशेष फर्म को किसी विशेष वस्तु का उत्पादन करने के लिए क्या एकमात्र अधिकार दे दिया जाता है। कोई अन्य फर्म बिना सरकारी लाइसेंस के उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती। ये लाइसेंस सार्वजनिक उपयोगिता जैसे बिजली, गैस, टेलीफोन तथा किसी प्रकार की अन्य सेवाओं के लिए प्रदान किए जाते हैं। इस लाइसेंस प्रथा के पक्ष में तर्क दिया जाता है कि ये प्राकृतिक एकाधिकार है। प्राकृतिक एकाधिकार वह स्थिति है जिसमें एकमात्र उद्यमी की औसत लागत संपूर्ण बाजार मांग की पूर्ति करने से घट जाती है। यानी कि कोई भी एकमात्र जो उद्यमी होता है उसकी जो औसत लागत होती है, अगर वो संपूर्ण बाजार की मांग की पूर्ति करता है तो उसकी औसत लागत क्या है वो घट जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं भी जो खुली प्रतियोगिता की अगर स्वीकृति देने के स्थान पर इसका एकाधिकारी के रूप में संगठन करके ही औसत लागत को न्यूनतम किया जा सकता है। किसी क्षेत्र में अगर 2 टेलीफोन सेवाएं या 2 बिजली वितरण प्रणालियां अवांछनीय हो सकती हैं। फिर आपका ऐतिहासिक या प्रवेश विलंब, एक फर्म के एकाधिकारी होने का यह भी कारण हो सकता है कि किसी वस्तु का उत्पादन उस फर्म ने सबसे पहले आरंभ किया हो, यानी कि उसका हिस्टोरिकल जो उसके साथ क्या हो, किसी वस्तु के उत्पादन के साथ बैकग्राउंड क्या हो, जुड़ा हुआ हो। किसी वस्तु की बिक्री करने वाला सबसे पहली फर्म को सामान्यतः एकाधिकारी स्थिति प्राप्त हो जाती है। यानी कि अगर मान लेते हैं कोई फर्म सबसे पहले उस वस्तु का उत्पादन करना स्टार्ट कर देती है या उसका बिक्री सबसे पहले करनी शुरू कर देती है, तो उस स्थिति में भी वो क्या है, एकाधिकारी की स्थिति प्राप्त कर सकती है। फिर आपका इसके अंदर आता है 6 लिमिट प्राइसिंग नीति या अनुचित प्रतियोगिता। एकाधिकार का एक अन्य कारण वर्तमान फर्म द्वारा अपनाई जाने वाली लिमिट प्राइसिंग नीति होती है। लिमिट प्राइसिंग नीति वह नीति है जिसका उद्देश्य नई फर्मों के प्रवेश को रोकना है। यानी कि मार्केट के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर जो पहले से जो फर्में काम कर रही होती है उनका जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लिमिट प्राइसिंग के थ्रू वो क्या करती है, जो नई फर्में उद्योग के अंदर प्रवेश करती है उन पर रोक लगाती है।
इस नीति के अनुसार एकाधिकारी द्वारा प्रवेश करने की संभावना वाली नई फर्मों की दीर्घकालीन औसत लागत की तुलना में अपने उत्पाद की कम कीमत निर्धारित की जाती है। इनके जो नई फर्मों के जो उत्पाद की कीमत होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन जो पहले से जो फर्में उद्योग के अंदर होती है वे क्या करती हैं, अपने उत्पादन की कम कीमत निर्धारित कर देती हैं। इस प्रकार की नीति के साथ निरंतर वस्तु विभेदीकरण तथा अधिक प्रचार की नीतियां अपनाई जा सकती हैं। इन नीतियों के फलस्वरूप नई फर्मों का प्रवेश अनाकर्षक व अलाभप्रद हो सकता है। फिर आपका आता है 7th, इसके अंदर है कैपिटल साइज, पूंजी का आकार। किसी उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी की आवश्यकता भी एकाधिकार का कारण हो सकती है। इस स्थिति में वस्तु की पूर्ति के लिए इतनी अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है कि नई फर्मों को बाजार में प्रवेश करने से प्रभावपूर्ण ढंग से बाहर रखा जा सकता है। फिर आपका है 8th, इसके अंदर है व्यापारिक विलय। एक फर्म अपने प्रतिद्वंदियों का अपने साथ विलय करके, जो भी उसके प्रतिद्वंदी होते हैं, जो कंपीटिटर होते हैं, उनका अपने साथ विलय करके एकाधिकारी की अवस्था प्राप्त कर सकती है। इस विलय के फलस्वरूप नई बड़ी फर्म का बाजार में एकाधिकार हो जाता है। विलय के पश्चात फर्मों की प्रतियोगिता क्या समाप्त हो जाती है तथा एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आगे हम देखते हैं वह जो भी एक फर्म होती है, जो एकाधिकारी जो फर्म होती है उसका एकाधिकार में किस प्रकार मांग तथा आय वक्र होती हैं। एकाधिकार की स्थिति में फर्म तथा उद्योग में कोई अंतर नहीं होता। एकाधिकार की स्थिति में फर्म का मांग वक्र ही उद्योग का मांग वक्र होता है। एकाधिकारी मांग वक्र ही औसत आय वक्र होता है। इनके जो मांग वक्र होता है वही क्या होता है, औसत आय वक्र होता है। एकाधिकारी का मांग वक्र नीचे की ओर झुका हुआ होता है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि एकाधिकारी वस्तु की कीमत अधिक निर्धारित करेगा तो मांग क्या होगी, कम होगी। इसके विपरीत वह कीमत कम निर्धारित करेगा तो मांग अधिक होगी। एकाधिकारी की स्थिति में सीमांत आय वक्र तथा औसत आय वक्र अलग अलग होती हैं, यानी कि जो एवरेज जो रेवेन्यू है और जो मार्जिनल जो रेवेन्यू है वो क्या होती है, अलग अलग होती हैं। ये दोनों वक्र नीचे की ओर झुकी हुई होती हैं। जैसे कि हम इसमें आगे देखेंगे चित्र के अंदर, एकाधिकारी के औसत आय वक्र या औसत आय को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर मांग वक्र भी बोल सकते हैं। AR तथा सीमांत आय वक्र MR प्रकट किए गए हैं। ये दोनों वक्र नीचे की ओर झुके हुए हैं। सीमांत आय वक्र औसत आय वक्र या मांग वक्र के नीचे की ओर झुके हुए हैं। अब इसमें देख सकते हैं हम, मैं जिस प्रकार से ये आपके दोनों एवरेज रेवेन्यू, औसत आय वक्र, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, मांग वक्र भी बोल सकते हैं। और ये आपका क्या है, सीमांत आय वक्र। तो ये दोनों हम देखते हैं ऊपर से नीचे की ओर क्या है, दोनों झुके हुए होते हैं। जो आपका इसमें हम देख सकते हैं जो आपका O एक्सिस पर आउटपुट लिया गया है, OY पर रेवेन्यू लिया गया है। यहाँ पर जो N पॉइंट पर जो आपकी जो टोटल रेवेन्यू होगा वो मैक्सिमम होगा, और जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 के बराबर होगी। इसके नीचे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, 1 से कम होगी, और आपकी जो TR है, जो टोटल रेवेन्यू है, वो क्या होगी, डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो क्या है, 1 से अधिक है, और आपकी जो टोटल रेवेन्यू है वो क्या है, इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो आपकी है N पॉइंट पर जो आपकी TR है वो मैक्सिमम है। तो इस प्रकार से हम आगे इसके अंदर देखते हैं भाई, AR तथा MR वक्रों के नीचे की ओर झुके होने के फलस्वरूप, अगर ये दोनों वक्र नीचे की ओर झुके होने के फलस्वरूप क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। कीमत के गिरने से मांग बढ़ती है तथा एकाधिकारी कम कीमत तय करके वस्तु को की अधिक मात्रा बेच सकता है। यानी कि अगर कीमत गिरती है तो मांग बढ़ती है, या हम कह सकते हैं जो एकाधिकारी है वो कम कीमत तय करके वस्तु की अधिक मात्रा बेच सकता है। N बिंदु पर कुल आय अधिकतम होती है, क्योंकि कुल आय वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा से गुणा कर प्राप्त होती है। यानी कि जो आपकी टोटल जो रेवेन्यू होती है, कुल आय किसके द्वारा कैसे निकाली जाती है भाई, वस्तु की कीमत कितनी है और वस्तु की मात्रा कितनी है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, टोटल रेवेन्यू आएगा। औसत आय कीमत के बराबर होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो एवरेज रेवेन्यू होती है वो किसके बराबर होती है, प्राइस के बराबर होती है। कीमत के गिरने से दोनों औसत आय तथा सीमांत आय गिरती है। अगर कीमत कम होती है तो एवरेज रेवेन्यू भी गिरती है और मार्जिनल रेवेन्यू भी गिरती है, परंतु सीमांत आय में गिरावट अधिक तेजी से होती है।
लेकिन हम जो आपकी मार्जिनल जो रेवेन्यू है उसमें गिरावट अधिक तेज़ी से होती है। सीमांत आय की गिरावट या कमी की दर औसत आय की गिरावट की दर की तुलना में प्राय अधिक होती है, यानी कि इसमें जो गिरावट की दर है वो ज़्यादा होती है और इसमें कम होती है। औसत आय कभी भी शून्य नहीं होती, जैसा कि मैंने पहले भी पढ़ा था जब रेवेन्यू वाला टॉपिक है तो उसके अंदर हम देखा था मैं जो आपकी एवरेज जो रेवेन्यू है वो कभी भी शून्य नहीं होती, लेकिन जो मार्जिनल जो रेवेन्यू है वो क्या हो सकती है, आपकी जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और माइनस में भी जा सकती है। यही है आपका जो चित्र में बता रखा है भाई, ये आपका एवरेज रेवेन्यू करो है, ये मार्जिनल रेवेन्यू करो है, ये आपकी ओपी प्राइस है, ओक्यू क्वांटिटी है। यहाँ पर अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये एरिया है ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पर टीआर क्या है, मैक्सिमम है। एआर सीधी या सरल मांग वक्र है, या जो आपकी मांग वक्र भी इसको हम बोल सकते हैं। एमआर डाल एआर वक्र के डाल से दुगना है, क्योंकि पीएल किसके बराबर है, एल एन के बराबर है। बिंदु एन पर कुल आय अधिकतम है, क्योंकि सीमांत आय एम आर बिंदु के ऊपर शून्य है, यहाँ पर यह क्या है, शून्य है, और ये यहाँ पर यह क्या है, अधिकतम है। एक अधिकारी ओपी कीमत पर वस्तु की ओ क्यू मात्रा का उत्पादन करेगा, यानी कि इस कीमत पर वो क्या है, ओ क्यू मात्रा का उत्पादन करेगा, क्योंकि यह कीमत उसे अधिकतम कुल आय प्रदान कर रही है। ओपी कीमत स्तर पर कुल आय ओ पी एन क्यू तथा ओ ए एल क्यू है। एम आर वक्र नीचे का कुल क्षेत्र, जो भी इसका नीचे का जो कुल क्षेत्र है ओ ए एल क्यू कुल आई टी आर के क्या है, ये बराबर है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं भाई किस प्रकार से जो आपके एकाधिकारी के अंदर जो आपका मांग वक्र या आय वक्र किस प्रकार का होता है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि जो आपका इक्विलिब्रियम है शॉर्ट रन के अंदर और लॉन्ग रन के अंदर, मोनोपोली के अंदर किस प्रकार से एक फर्म का क्या है इक्विलिब्रियम होता है।